प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई और हाजिर हूं आज कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी पाठ्य पुस्तक सृजन का अध्याय नंबर 8 लेकर, जिसमें छोटी छोटी 2 कविताएं हैं कुंवर नारायण जी की। तो अपने पाठ का आज का शीर्षक है वो है कविता के बहाने बात सीधी थी पर, और इनके कवि है कुंवर नारायण। तो पहले कवि के बारे में पढ़ते हैं। तो कवि कुंवर नारायण का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ। नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि। तो प्रिय विद्यार्थियों, कई प्रकार के कविता आंदोलन चले थे, तो उसमें नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का नाम तीसरे तार सप्तक 1959 के अग्रगण्य कवियों में लिया जाता है। तो तार सप्तक का संपादन किया था अज्ञे ने, और उन्होंने 1, 2, 3 और 4 तार सप्तक बनाए थे। हर तार सप्तक में 7 कवि थे। तो ये तीसरे तार सप्तक के अग्रगण्य कवि है। वे अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं। मिथक का शाब्दिक अर्थ होता है एक प्रकार का झूठा सच, यानी रूढ़िवादिता के कारण, अपने धार्मिक परंपराओं के कारण, अपनी प्राचीन मान्यताओं के कारण वह बात कितनी ही अपने को सही नहीं लगती हो, फिर भी उसको अपन सही मानते हैं, तो उसे अपन कहते हैं मिथक। उनका रचना संसार बहुत व्यापक है। 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करने वाले कुंवर नारायण ने कविता के साथ साथ कहानियाँ लिखी, लेख लिखे और फिल्म की समीक्षाएं भी लिखी। उनका कहना है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो उनका कवित्व के बारे में क्या विचार था, कविता के बारे में उनकी क्या राय थी, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी राय प्रकट की। उनके प्रमुख कविता संग्रह इस प्रकार है। तो उसमें पहले संग्रह का नाम है चक्रव्यूह, दूसरा है परिवेश हम तुम, फिर है अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, वह इन दिनों। ये इनके प्रमुख कविता संग्रह है। आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने उनके 2 खंड काव्य है। बहुत प्रसिद्ध हुआ था आत्मजयी खंड काव्य, और इसके बल पर ही उनको प्रसिद्धि मिली। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। इसके अलावा आज और आज से पहले नामक समीक्षा ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। अब इस पाठ के अंदर क्या है, पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता के बहाने, पहली कविता जिसका शीर्षक है कविता के बहाने, भौतिकता और यांत्रिकता के दौर में कविता की महत्ता को दर्शाती है। आज का युग भौतिकवाद का युग है, आज का युग यांत्रिकता का युग है, और इसमें कविता कितनी महत्व रखती है इस बात को यह दर्शाती है। कविता की उड़ान सीमातीत है, कविता की उड़ान सीमा से परे है, सीमा प्लस अतीत, सीमा से परे। कविता का खिलना और उसकी महक सीमातीत है, सीमा से परे है। बच्चों के असीम सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है। कविता ससीम नहीं है, कविता असीम है। जिस प्रकार बच्चों के खेल है उसमें अपने पराये का कोई भेद नहीं होता, एक से दूसरे घर का कोई भेद नहीं होता, उनके खेल पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, उसी प्रकार कविता का दायरा भी असीम है। जहाँ भी कवि अंत में सारांश यह निकालता है कि जहाँ भी सृजनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ सीमाओं के दायरे स्वतः टूट जाते हैं। सृजनात्मकता, कुछ नया करने की जहाँ पर इच्छा होती है, जहाँ पर कुछ नया करने की ऊर्जा होती है, तो वहाँ पर सीमा के दायरे अपने आप टूट जाते हैं। और यह सृजनात्मकता होती है या तो बच्चों के खेल में या फिर कविता में। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। देखिए यहाँ पर कवि एक शंका छोड़ रहा है कि ऐसा क्या हुआ, बात सीधी थी पर आगे ऐसी क्या अनहोनी हो गई। मतलब साफ है कि बात सीधी थी पर कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि जो बात कहना चाह रहे थे और जिस बात के माध्यम से जो भावार्थ आने चाहिए था वह नहीं आ पाया। तो यह कविता भाषा की सहजता पर बल देती है। ज़्यादा घुमावदार भाषा के चक्कर में कभी कभी सीधी बात भी उलझ कर अग्राह्य हो जाती है। अग्राह्य का अर्थ है समझ में नहीं आने योग्य बन जाती है।
अच्छी बात और अच्छी कविता का सृजन करना है तो उसके लिए उनको सही शब्द और सहज शब्द से जोड़ना आवश्यक है। यदि हम अच्छी बात कहना चाह रहे हैं, अच्छी कविता लिखना चाह रहे हैं, अच्छी कविता का सर्जन करना चाह रहे हैं तो हमें शब्द ऐसे चाहिए जो सहज हो और सही हो। अब देखिए अपन बढ़ते हैं कविता की ओर। पहली कविता है कविता के बहाने। तो हर अंतरे में कवि तुलना कर रहा है। क्या कर रहा है? पहले अंतरे में कवि तुलना कर रहा है चिड़िया से। कवि कह रहा है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बार भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि कविता है वो चिड़िया की तरह कल्पना के पंख लगाकर उड़ती है। जिस प्रकार चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है, उसी प्रकार कविता के मूल में होती है कल्पना। कवि है वो कल्पना का सहारा लेकर कविता की रचना करता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर साफ है कि कवि कहता है कि कविता कल्पना रूपी पंख लगाकर उड़ती है और वह चिड़िया के समान, जिस प्रकार चिड़िया नई नए भाव के साथ नई नई उड़ान भरती है, उसी प्रकार वह कविता भी नई नई कल्पनाएं अपने सामने प्रस्तुत करती है। और उस कविता की जो उड़ान होती है वह बहुत सुंदर और मन भावन होती है और वह चिड़िया की उड़ान के समान ही नए नए विचारों और भावों से युक्त होती है। लेकिन कविता की उड़ान असीमित है जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित है। दूसरी पंक्ति में कवि ने कहा ना कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कह रहा है कि चिड़िया की उड़ान है उसकी एक सीमा है, लेकिन कविता की उड़ान है वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वह सीमातीत है, सीमा से भी परे है, उसकी उड़ान पर कोई बंधन नहीं है। चिड़िया उड़ती है, एक निश्चित उड़ान के बाद उसको रुकना पड़ता है, लेकिन कविता की उड़ान ऐसी है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई और छोर नहीं है। वह दुनिया में जहाँ पर भी जाती है वहाँ पढ़ी जाती है, समझी जाती है, बोली जाती है। कहने का आशय यह है कि बेचारी चिड़िया है, उसकी उड़ान है वो सीमित है, इसलिए वो कविता की उड़ान को नहीं जान पाती। क्योंकि एक जो चिड़िया है उसकी उड़ान सीमित और दायरे के अंदर होती है, जबकि कविता की उड़ान है वो असीम है, सीमातीत है, व्यापक होती है। देश काल वातावरण में इस पृथ्वी पर हर जगह वह पढ़ी और समझी जाती है। अब दूसरा अंतरा देखिए कवि क्या कह रहा है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बार भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो देखिए यहाँ पर पहले अंतरे में कवि ने चिड़िया की उड़ान से तुलना की, जबकि दूसरे में वो तुलना कर रहे हैं फूल से। कवि क्या कह रहा है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कह रहा है कि कविता एक फूल की तरह खिलती है। जिस प्रकार एक फूल खिलता है उसी प्रकार कविता भी अपनी महक लेकर विभिन्न प्रकार के शब्दों के साथ वह खिलती है और उसी प्रकार महक छोड़ती है, उसी प्रकार प्रभाव छोड़ती है जिस प्रकार फूल छोड़ते हैं। तो कवि कह रहा है कि कविता फूल की तरह खिलती है। वह जिस प्रकार फूल विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरकर विकसित होता है, उसी प्रकार कविता भी अपने विकास को धारण करती है। जिस प्रकार फूल है वह विकास करते करते फल तक पहुंचता है, लोगों को रसास्वादन कराता है, उसी तरह कविता भी नए नए भाव सौंदर्य, नए नए शब्दों के माध्यम से, नए नए रंगों के माध्यम से अपनी महक है वो लोगों तक पहुंचाती है। और उस महक का दायरा अंदर बाहर, इस घर उस घर, कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकृति में जगह जगह उस कविता की जो सुगंध है, कविता की जो महक है, कविता का जो प्रभाव है वह सर्वव्यापक रूप से पड़ता है। फिर कवि कह रहा है कि कविता जो खिलती है, फूल भी खिलता है, कविता भी खिलती है, लेकिन कविता का खिलना है वो फूल समझ नहीं सकता, क्योंकि फूल खिलने के बाद निश्चित समय के बाद वह मुरझा जाता है, लेकिन कविता बिना मुरझाए निरंतर महकती रहती है। तो कहने का आशय यह है कि फूल के खिलने और फूल के खुशबू देने की एक निश्चित सीमा होती है, जबकि कविता एक ऐसी भाव प्रवण पंक्ति है या कविता एक ऐसी शक्ति है
कि वह न तो कभी मुरझाती है, न ही उसकी महक कभी कम पड़ती है या सीमित होती है। तो फूल का खिलना और उसका महक बिखेरना सीमित है, जबकि कविता है वह चाहे विभिन्न ग्रहों की बात हो, इस सृष्टि के कोने कोने की बात हो, वह अपने भावों को बिखेरती रहती है, लोगों को आनंदित करती रहती है, लोगों को सुख पहुंचाती रहती है। इसलिए उसकी सुगंध, उसकी महक और उसका फूलना है वो सीमातीत है, सीमा से परे है। जबकि फूल का खिलना और फूल की सीमा सीमित है, जबकि कविता का खिलना और कविता का महक बिखेरना, उसका प्रभाव छोड़ना असीमित। तीसरे अंतरे में वो कविता की तुलना कर रहे हैं बच्चों के खेल के साथ। कवि क्या कह रहा है? कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो सही अर्थ में कविता की तुलना कवि ने किसके साथ की है? बच्चों के खेल के साथ। वो क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि कविता है वह ठीक बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चों का खेल है वह विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं के माध्यम से होता है, उसी प्रकार अनेक प्रकार की शब्द क्रीड़ा के माध्यम से कविता की रचना होती है। जिस प्रकार बच्चों की मन भावन बाल सुलभ चेष्टाएँ, भोली भाली कल्पनाएँ उनके खेल में विद्यमान होती है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की भावनाएँ कविता में भी विद्यमान होती है। जब बच्चे अपना खेल खेलते हैं तब वे अपना और पराया घर नहीं देखते, वे समान रूप से सभी घरों में खेलते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं उसको अपना ही बना लेते हैं। उनके खेल में कोई भेदभाव नहीं होता, उनके खेल में कोई किसी प्रकार की सीमा नहीं होती। ठीक उसी तरह कविता भी एक शब्दों का खेल है और इसमें जो भी पढ़ता है उसके हृदय को आनंद ही मिलता है। वह संसार में हर जगह पढ़ी जाती है, उसमें अपना और पराया नहीं देखा जाता। कविता जो भी पढ़ेगा उसको रसास्वादन ही मिलेगा, उसका हृदय है वो आनंदित ही होगा। इस प्रकार कविता है उसका प्रभाव, उसकी प्रभावशीलता बच्चों की खेल की तरह सर्वव्यापक है, इस सृष्टि के कोने कोने तक है। देश काल और वातावरण से परे रहकर भी कविता हमेशा फलती रहती है, फूलती रहती है, खिलती रहती है, कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ती रहती है। तो सही अर्थ में हम ये माने कि कविता है वह बच्चों के खेल की तरह है। जिस प्रकार बच्चों के खेल है वो सभी घरों को एक कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं, उसी प्रकार कविता भी इस सृष्टि को, इस संसार के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोना का एक सच्चा माध्यम है। अब इनकी दूसरी कविता बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर कवि क्या कह रहा है? पहले वाचन देखिए आप। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली। कवि कहता है कि मेरे मन में एक सीधी सादी बात को शब्दों के माध्यम से बांधने की युक्ति या बांधने का विचार मेरे मन में आया। कवि कह रहा है कि एक सीधी सादी बात थी और मैंने सोचा कि मैं इसको शब्दों के माध्यम से भाषा का रूप दूं। तो उसी के बारे में कवि कह रहा है। कवि कहता है कि मैंने एक मेरे मन की सीधी सी बात को कहना चाह रहा था, परंतु उसके लिए मैंने यह सोचा कि उपयुक्त यह रहेगा कि किसी बढ़िया सी भाषा का प्रयोग किया जाए। कहने का आशय यह है कि भाषाई कौशल दिखाने के लिए और उस बात को कहने के लिए कवि ने अनेक प्रकार के प्रयास किए, लेकिन जैसे जैसे कवि ने नए नए शब्दों का प्रयोग किया, भाषा में उस बात को पिरोना का प्रयास किया, तो वह जो साधारण सी बात थी वो भी टेढ़ी होती चली गई। कहने का आशय यह है कि जिस बात को कवि कहना चाह रहा था उस बात को वो भाषा के चक्कर में फंसाने के बाद कह नहीं पा रहा है। तो जब बात जटिल हो गई, बात भाषा के जाल में फंस गई, तो कवि ने उस बात को कहने के लिए नए नए शब्दों को बदलने और निकालने का प्रयास किया, भाषा को उल्ट पलट कर रखा, शब्दों को आगे पीछे भी किया। और कवि ने ये प्रयास ऐसे इसलिए किए कि या तो सीधी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सरलता से मैं कह सकूँ, या फिर
वह बात है वो भाषा के चक्कर से, भाषा के इस जाल से बाहर आ जाए, परंतु लेखक कह रहा है कि न तो मैं उस सीधी बात को सीधे शब्दों में कह सका और न ही उस बात को मैं भाषा के चक्कर से बाहर ला पाया। और इस प्रयास में या इस प्रकार के प्रयास करते करते जो बात सीधी थी वह और भी क्लिष्ट और पेचीदा होती चली गई, वह भाषा के चक्कर में और भी उलझती चली गई, और जो सीधी सादी बात मैं कह सकता था वह भाषा के चक्कर में फंसकर और भी जटिल हो गई। फिर आगे कवि कह रहा है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, मेरे सामने मुश्किल थी, मुश्किल क्या थी कि या तो वह भाषा के चक्कर से बाहर आए या फिर वह सीधी सादी बात व्यक्त हो जाए। तो सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि क्या कह रहा है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, मेरे सामने बहुत बड़ी मुश्किल थी लेकिन उसको धैर्य से समझे बिना मैं उस भाषा के चक्कर में फंसी हुई सीधी सी बात को समझ नहीं पाया, और उसको ठीक करने के बजाय मैं उस पेंच को और अधिक उलझाता चला गया। मैं उस पेंच को खोलने की जगह उसको बार बार कसता चला गया, और ऐसा करने से, जिस प्रकार पेंच को बार बार कसने से उसकी चूड़ी मर जाती है, उसी प्रकार शब्दों को तोड़ने से, मरोड़ने से, आगे पीछे करने से जो बात का प्रभाव था वो बात का प्रभाव खत्म हो गया। चूड़ी मर जाना मतलब बात का प्रभाव खत्म हो जाना। तो ज़बरदस्ती करने से शब्दों का जो प्रभाव था, शब्दों की जो प्रभावशीलता थी, वह एक तरीके से नष्ट हो गई, और भाषा के चक्कर में वह फंसी हुई बात बेवजह भाषा के उस पेंच में घूमने लगी, जिसमें न तो कसावट थी और न ही उसमें प्रभावशीलता थी। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि कह रहा है कि भाषा के साथ में जोर ज़बरदस्ती करने से पेंच की तरह वह भाषा प्रभावहीन हो गई, और अब वह भाषा के खांचे में, जिस प्रकार पेंच है वो चूड़ी खो देने के बाद, उसकी चूड़ी मर जाने के बाद वह उसके अंदर निरर्थक होकर घूमता रहता है, उसी प्रकार वह बात निरर्थक हो गई, प्रभावहीन हो गई। कवि यहाँ यह कहना चाहता है कि मैंने जो काम किया या मैं जो भाषा के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा था वह मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि तमाशा देखने वाले लोगों की वाहवाही मुझे निरंतर मिल रही थी। तो तमाशा देखने वाले लोग मेरे इस कर्तव्य को देखकर वाहवाही कर रहे थे, और उसी कारण, उस प्रोत्साहन के कारण, उस उल्लास के कारण मैं उस भाषा के साथ में ज़बरदस्ती करता चला गया, और जिसके कारण हुआ क्या, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि क्या कह रहा है, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कह रहा है कि भाषा के साथ ज़बरदस्ती करने से उसका अंतिम परिणाम यह हुआ जिसका मुझे पहले से डर था, कि भाषा के साथ में ज़बरदस्ती करने के कारण उसका जो मूल भाव था, उसका जो मूल प्रतिपाद्य था, वह नष्ट हो गया। जिस बात को मैं कहने के लिए या जिस बात को मैं स्पष्ट करने के लिए, जिस बात को लोगों के सामने रखने के लिए मैं प्रयासरत था, उस बात का मूल प्रभाव नष्ट हो गया। ज़बरदस्ती करने से उस भाषा की, उस भाव की चूड़ी मर गई और वो बेकार ही भाषा के चक्कर में घूमने लगी। कहने का आशय यह है कि भाषा की जो सजावट थी, भाषा की जो बनावट थी, उसके साथ में जिस प्रकार की भी ज़बरदस्ती की, उसके कारण जो मूल बात थी, बात का अर्थ होता कथ्य, जो मूल बात थी वो मूल बात नष्ट हो गई, और मूल बात नष्ट होने के कारण वह भाषा के चक्कर में पड़कर व्यर्थ ही घूमने लगी। आगे कवि कह रहा है कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी सीखा है? या कवि क्या कह रहा है, देखिए। कवि कह रहा है कि हार कर जब मैं उस बात को नहीं कह पाया और न भाषा के चक्कर से मैं बाहर निकाल पाया, तो कवि कह रहा है कि मैंने हार कर उन शब्दों को उसी जगह, जिस जगह वो थे उसी जगह रख दिया। तो कवि उसी जगह रखने पर मजबूर क्यों हुआ?
क्योंकि भाषा को आगे पीछे करने से, तोड़ने मरोड़ने से और उसके पेंच को निरंतर कसते जाने से और अनेक प्रकार के शब्दों का उसमें प्रयोग करने से भाषा इतनी जटिल हो गई कि उसको भाषा के चक्कर से बाहर लाना या सही शब्दों में कह देना कवि के लिए मुश्किल था। इसलिए कवि ने हार कर, जिस प्रकार चूड़ी मर जाने पर कील को ठोक दिया जाता है, उसी प्रकार कवि ने जबरदस्ती उस भाषा को वहाँ पर थोप दिया। और ऐसा करने से जिस प्रकार पेंच जिसकी चूड़ी मर जाती है वो ऊपर से तो दिखने में ठीक ठाक दिखता है, लेकिन उसके अंदर कोई कसावट नहीं होती। उसी प्रकार कवि ने वह शब्द रचना प्रस्तुत तो कर दी, लिख तो दी, लेकिन वह ऊपर से देखने पर तो ठीक ठाक दिखती है, चमक दमक वाली दिखती है, लेकिन उसमें कोई मूल भाव नहीं है, उसमें कोई कसावट नहीं है, उसमें कोई प्रभावशीलता नहीं है। तो वह कविता जबरदस्ती शब्द जाल में थोप दिए जाने के कारण ऊपर से तो ठीक ठाक दिखती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल कसावटहीन और प्रभावहीन है। उसमें न तो अभिव्यक्ति की कोई कसावट है, न ही उसमें कोई प्रभाव है, और न ही वह लोगों के ऊपर कोई प्रभाव छोड़ पाती है। कवि कहता है कि जिस बात को मैं कहना चाह रहा था वह बात एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। क्यों? क्योंकि कवि जिस प्रकार से प्रयास कर रहा था शब्दों को तोड़ना मरोड़ना, आगे पीछे करना, काटना छांटना, अलग अलग कर रहा था, वैसे वैसे जो बात है वो कवि के हाथ से निकलती जा रही थी, वह कवि के साथ निरंतर खेल रही थी। और इसलिए कवि ने बात को क्या कहा? शरारती बच्चा। तो कवि ने कहा कि बात जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, तो मुझे परेशान देखकर, थके देखकर, हारे हुए देखकर और पसीना पोंछते देखकर उस बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे प्रश्न किया कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी सीखा है? कवि क्या कह रहा है? देखिए, कवि कह रहा है कि उस बात ने मुझसे कहा कि सरल शब्दों को सरल भाषा के रूप में काव्य में स्थान देना, सीधी सादी बात को, भाषा को सहूलियत से, सहज भाव और सहज शब्द के माध्यम से बांधने का तूने कभी प्रयास किया है? तो अंतिम तौर पर निष्कर्ष यहाँ पर यही पहुँचता है, निष्कर्ष यही निकलता है कि जो भी बात हो उसको सहज, साधारण और सुबोध शब्दों में कहना ही उचित है। यदि हम उसके साथ में जोर जबरदस्ती करेंगे, भाषा के जंजाल में, भाषा के जाल में उसको फंसाएंगे, तो सीधी सादी बात है वो भी प्रभावहीन हो जाएगी, वह भी निरर्थक हो जाएगी, और उसका जो मूल तथ्य है जिसको हम कहना चाहते हैं वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी बात के लिए सहज, सुबोध, सुग्राह्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी चमक दमक के कारण भाषा के जाल में उसको नहीं फंसाना चाहिए। यही इस कविता का एक तरीके से संदेश है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इन दो छोटी छोटी कविताएं जो कुंवर नारायण जी की कविताएं थी, इनका हमने यहाँ पर भावार्थ पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये पाठ आपको अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो के बारे में, आज की कक्षा के बारे में राय दें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।